अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज स्टैन मनी बैक विद अनदर लेक्चर। अच्छा, जो है कल हमने एक बात की थी इसके मुतालिक। जो हमने लास्ट पार्ट किया था, हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी का बेसिकली लेक्चर है। तो हमने जो है वो इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी के मुतालिक जो है उसके कुछ बेसिक चीज़ें की थी कवर अप। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट सम additional organelles that are present in prokaryotes, और we can say in bacteria specifically, क्योंकि ये जो अब ऑर्गेनेलिज हम कर चुके हैं ये मोस्टली प्रेजेंट होती हैं, यूकेरियोट्स में भी होती हैं, और बहुत सारे और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। बट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया वी हैव सम एडिशनल ऑर्गेनेलिज जिसके मुतालिक हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहले हमारे पास है प्लाज्मिड। इट इज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट consisting of DNA that is transmitted to daughter cells during binary fission। एक आपका न्यूक्लियस होता है या क्रोमोसोम्स जिन्हें कहते हैं, न्यूक्लियस एंड देन क्रोमोसोम, जो कि आपके इस पार्ट को स्टेबल करके रखते हैं। दे आर सम काइंड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि उसके अंदर स्टोर है, स्टेबल है। ठीक है। बैक्टीरिया के पास एक अलग से एक और ऑर्गेनेली है जिसको आप कहते हो प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का काम क्या होता है? प्लाज्मिड जो है बेसिकली ये एक एडिशनल जेनेटिक मटेरियल का एक ना पैक है, जो कि ड्यूरिंग बाइनरी फिशन और जो है ना दूसरे बैक्टीरिया को दिया जाता है। मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे को भी जा सकता है, और बाइनरी फिशन के दौरान डॉटर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब डॉटर वाला तो ऑलमोस्ट जैसे हमें पता है कि माइटोसिस के अंदर हमने मियोसिस के अंदर हमने देखा कि वो न्यू सेल्स बनते हैं माइटोसिस मियोसिस में, तो दोनों पहले वो रेप्लिकेट होता है डीएनए और फिर वो दोनों तरफ चला जाता है। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं। लेकिन अब भी हम अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर जो हमारे पास जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का क्या काम है? बेसिकली इसका एक और बेसिक फंक्शन है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को, तो इसका मतलब ये है कि जब दो तीन बैक्टीरियम जो हैं वो आपस में लिंक किस तरह करते हैं, अपने आप को अटैच किस तरह करते हैं, कॉन्टेक्ट किस तरह करते हैं, थ्रू प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या करते हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक जो आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, एक बायोफिडियो बैक्टीरिया है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो मतलब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। ठीक है, वो क्या चीज है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब वो जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, जब आप उसको कंज्यूम आउट करते हो थ्रू प्रोबायोटिक्स, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दे। तो वो किस तरह ट्रांसफर करता है? दैट इज द प्लाज्मिड। उनके पास प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड इज काइंड ऑफ जेनेटिक एलिमेंट जो कि जेनेटिक मटेरियल है। तो वो जो उनके जीन्स में एक इन्फॉर्मेशन है वो उसको थ्रू प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज प्लाज्मिड। नेक्स्ट वी हैव कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। अच्छा, जो जिस तरह आपको पता है एक अगर आप कोई बीज लेते हो या कैप्सूल आपने देखा ही होगा, तो वो होता है कि कैप्सूल खोलते हैं, अंदर पाउडर होता है। पाउडर या पाउडर को समझ लो मेन ऑर्गेनिज्म, और उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल है, एक लेयर है। और स्लाइम क्या आता है? स्लाइम कहते हैं कुछ एक जिसमें उसको क्या कहते थे, स्लिपरी सी लेयर होती है। ठीक है, तो दीज आर डबल लेयर। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर अलग अलग चीजें। विस्कस लेयर मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड सिक्रेटेड अराउंड द सेल वॉल। सेल वॉल के इर्द गिर्द एक लेयर बना देता है सेल वॉल के भी ऊपर, यानी कि ये सेल वॉल थी आपकी, नीचे पहले साइटोप्लाज्म था, वो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल आ गई, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? कैप्सूल आ जाएगा। ये आउटर मोस्ट लेयर आ गई। ठीक है, अभी तक की। और ये किस चीज की बनी होगी? ये भी पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की बनी होगी, और ये सेल वॉल के अराउंड अराउंड सिक्रीट होती है। अच्छा, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कैप्सूल और स्लाइम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। कैप्सूल जो है इट इज शार्पली डिफाइंड। ठीक है, कैप्सूल जो है वो हाईली डिफाइंड होता है, और ये प्रॉपरली जो है वो उसके अंदर जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। जो स्लाइम लेयर है ये लेस ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, यानी कि ये एक स्ट्रक्चरल वे में लेस ऑर्गेनाइज्ड होती है। एंटीजेनिक इन नेचर, एंटीजेनिक होता है कि जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसके अंदर जो ये हमारा लेस ऑर्गेनाइज एंटीजेनिक नेचर कंटेन एंटीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन मे नॉट हैव क्लियर एंटीजन। एंटीजन होते हैं कि जो बेसिकली आपको मतलब बैक्टीरियल वॉल के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे,
तो जब भी आपको कोई एंटीबॉडीज देनी है या आप बॉडी में किसी भी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, तो जो आपके एंटीबॉडीज होंगी जो इंसानों की जिस्म भी है जिस भी बॉडी में ये इंसर्ट हो जाएंगे, उनकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है वो डिटेक्ट कर सकती हैं। तो कैप्सूल इज डिटेक्टेबल, स्लाइम लेयर इज नॉट डिटेक्टेबल, ये लेस डिटेक्टेबल है। प्रोटेक्शन के अंदर बात करेंगे तो ये प्रोटेक्ट करता है लाइटिक एंजाइम से। लाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं? जो कि ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम है। कल भी हमने बात की थी लाइसोजाइम्स की, ठीक है, तो दे आल्सो कंटेन लाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो उनसे ये कैप्सूल बचाता है। बट स्लाइम लेयर सम ऑफ प्रोटेक्ट, स्लाइम लेयर समझ लो जिस तरह एक आपने एक कैप्सूल ही एक आपके पास ऑर्गेनिज्म है, उसको अपने कैप्सूल में बंद करके उसके ऊपर एक फैट की लेयर चढ़ा दी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फैट की लेयर इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी जो इनर कैप्सूल है, और उसके अंदर जो है वो आपका ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस होता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया इंटर करता है, तो हमने कल पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन फेगोसाइटोसिस कर सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? वो अपने आप को इंसर्ट करती है, बैक्टीरिया को अंदर लेती है, उसको बंद करती है, उसके एक इर्द गिर्द एक लेयर बना देती है। वो लेयर जो है उसके अंदर लाइसोजाइम काम करते हैं और यही लाइटिक एंजाइम उसको तोड़ देते हैं। तो इनहिबिशन ऑफ कैप्सूल या फैगोसाइटोसिस नहीं हो सकता, और स्लाइम में और में नॉट। स्टेनिंग मेथड इसका नेगेटिव स्टेनिंग होती है जिसको इंडिया कहते हैं, और इट टिपिकली डज नॉट स्टेन। जो आपके पास इसके अंदर हमारे पास जो कैप्सूल है वो स्टेनिंग शो करता है, मतलब वो अगर कोई भी, जैसे मैंने कल समझाया था, तो कोई भी रंग अगर उन्हें दिया जाएगा तो वो उसको चढ़ा लेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो भी है, जो भी इसका स्पेसिफिक रंग होगा उसको, ठीक है। लेकिन जो स्लाइम लेयर है ये किसी भी कलर को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करती, राइट। आगे हमारे पास आ जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला इज बेसिकली जिस तरह मैंने कल समझाया था फिलामेंट, जिस तरह बाल बने होते हैं, एक बैक्टीरिया ले लो, इस तरह करके एक बैक्टीरिया होगा, उसके इस तरह छोटे 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 हर तरफ बाल लगे हैं। तो फ्लैजिला आर काइंड ऑफ स्ट्रैंड्स, फिलामेंट्स, 3 से 12 माइक्रोमीटर का हो सकता है, लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन एक प्रोटीन है जो कि एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सो वी हैव सेल मेम्ब्रेन, देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन, हमारे पास आ गई, उसके ऊपर सेल वॉल थी, ठीक है। तो इस तरह करके ये स्ट्रैंड लगने हैं, तो स्ट्रैंड जो है वो इस तरह करके पंच कर लो, इस तरह करके लगना था, इस तरह एक एक पाउंड उसके अंदर एक ये, तो ये मूव करेगा इस तरह, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मूव करेगा इस तरह या जिस तरह भी है, ठीक है, और इस मूव करने की वजह से क्या होगी? मोशन होगी, ठीक है। तो ये जो फ्लैचरिन है ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, ऊपर सेल वॉल की लेयर आ जाएगी, एंड देन इट विल लुक लाइक दिस स्ट्रैंड, इस तरह ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन सामने बनी होगी, सही है। फंक्शन इसका है लोकोमोशन, यानी कि मोशन करवाना, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करवाना। और दूसरा इसका फंक्शन है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, इम्यून सिस्टम ट्रिगर एच एंटीजन ऑफ जी बैक्टीरिया। वो कहते हैं कि ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी है, मतलब कि जब भी आप, जब जो आप डिटेक्ट करते हो या आपकी बॉडी जब इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करती है तो थ्रू एंटीजन करती है, वो इसको एंटीजन समझती है, और देन एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज इन एंटीजन को खत्म करते हैं, तोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सारा काम ठीक होता है, ठीक है, मतलब वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो इसके अंदर वो डिटेक्ट कैसे होगा? वो फ्लैजेला के थ्रू होता है। फ्लैजेला के पास क्या होता है? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जब वो आप जैसी मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में गया तो फ्लैजेला को आपकी बॉडी फ्लैजेला को डिटेक्ट करेगी कि फ्लैजेला के ऊपर एंटीजन मौजूद है, उसको डिटेक्ट करते हुए बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करेगी? काम स्टार्ट कर देगी। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजेला आर स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई इट हेल्प इन बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। सो अब आपको पता है कि वो कहते हैं कि हर बैक्टीरिया, हर स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया के पास या तो नंबर डिफरेंट हो गए फ्लैजेला के, या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि कुछ में ओवरऑल लेयर पे मौजूद है, कुछ में सिर्फ एक साइड पे मौजूद है, कुछ में चार तरफ मौजूद है। तो इस तरह बैक्टीरिया के हिसाब से जो है वो उनकी नंबर और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे हर स्पीशी डिफर करती है, हर स्पीशी के अपने नंबर ऑफ फ्लैजेला, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप फ्लैजेला को पढ़ लेते हो तो इट विल हेल्प यू इन द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये आपको बैक्टीरिया डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कंफर्म इट्स प्रेजेंस बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड। और अगर कोई बैक्टीरिया मूव कर रहा है, अब फ्लैजेला को डिटेक्ट करना है कि फ्लैजेला है या नहीं है, वो फ्लैजेला तो बहुत बारीक है, एक तो पहले बैक्टीरिया छोटा, उसके ऊपर भी एक बाल, तो उसके डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है कि इस समय आपके पास होती है वो एक ग्लास स्लाइड होती है, उसके अंदर डंप बना होता है, उसके अंदर आप ड्रॉप रख देते हो, हैंगिंग करता है, हैंग करता है। अगर वो चल रहा होता है ना, उसमें फिर आपको नजर आते हैं बैक्टीरिया चलते हैं, उसको फिर डिटेक्ट किया जाता है। मैं आपको यहाँ से गूगल करके दिखा देता हूँ।
ये देखो, इस तरह करके उसके अंदर क्या बनाता है, थोड़ा सा डंप बनाता है, एक सुराख बनाता है। यहाँ आप ड्रॉप रख देते हो और उसके ऊपर स्लाइड रख के उसको छोड़ देते हो, ठीक है। देन अगर वहां पर मूवमेंट आपको शो हो रही हो तो यू कैन से कि यहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो मूवेबल है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है हम वापस चलते हैं अपने पार्ट में। हैंगिंग ड्रॉप मेथड से आप फ्लैजेला को डिटेक्ट कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजेला। पोलर मोनोट्राइकस, ठीक है, ये होता है सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल। एक ही तरफ जो है वो जो है ना वो, अगर मेरे पास यहाँ पिक्चर वहां पे थी तो मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। ये देखो, अगर एक ही तरफ होगी तो मोनोट्राइक, मोनोट्राइकस। अगर एक तरफ बंच होगा, एक तरफ एक ही होगा तो मोनोट्राइकस। अगर एक तरफ होगा और बंच होगा तो लोफोट्राइकस। अगर दोनों तरफ हो, एक या बंच, दैट डजंट मैटर, दोनों तरफ हो तो वो होगा एम्फीट्राइकस। और अगर ओवरऑल बॉडी पे फैले हो तो वो हो जाएगा पेरिट्राइकस, ठीक है। तो ये चार टाइप इधर आ गई, पोलर या मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल, लोफोट्राइकस ट्रफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल, एम्फीट्राइकस फ्लैजेला एट बोथ पोल, पेरिट्रैकस फ्लैजिला ऑल ओवर, और एम्फिलोफोट्राइकस, एम्फिलोफोट्राइकस टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड। जिस तरह ये हमने किया टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ये इधर भी फ्लैजिला का टफ है, इधर भी फ्लैजिला का टफ है, तो इसकी जाइए, यानी एम्फीट्राइकस के अंदर ही एक नई टाइप है एम्फियो, एम्फिलोफो। एम्फिलोफो, लोफो का मतलब था एक पोल, एम्फी का मतलब था बोथ पोल, लेकिन इसके अंदर फ्लैजिला बोथ पोल थे, तो एम्फी लोफो को मिला के किया टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड। लोफो का मतलब टफ्ट, एम्फी का मतलब बोथ पोल, तो टफ्ट एट बोथ एंड होगा तो एम्फी लोफो ट्राइकस। और आगे उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया कि कोकाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। ये देखो, यहाँ पर कोकाई होना चाहिए था गोल, अब जो स्ट्रक्चर ही गोल है उसके पोल्स ही नहीं है, तो जिसके पोल्स ही नहीं है तो उसकी क्या क्लासेस बनाओगे, सही है। तो फ्लैजिला के अंदर अगर आप यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया देखते हो, ये देखो स्पाइरल है, रॉड है, लेकिन कोई भी गोल शेप में नहीं है आपके पास, सही है, सारे स्पाइरल हैं या रॉड शेप में मौजूद हैं। तो इस वजह से कोकाई के अंदर जब फ्लैजिला नहीं होता। अच्छा, ये देखो, इस ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, ये सेल वॉल आ गई, और ये इस तरह फ्लैजिलम प्रोटीन के साथ इस तरह एम्बेडेड है, ये सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है नीचे, ये सेल वॉल की लेयर आ गई, उसके अंदर एम्बेडेड है और ये फ्लैजिला बन जाता है, ठीक है। फिम्ब्रियाए, पिलाए, 10 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग, थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस, अपेंडेजेस कहते हैं हेयर्स को, या बाल, या कोई भी पॉइंट, जिस तरह अभी हमने फ्लैजिला पढ़ा, मेड ऑफ फाइलिन प्रोटीन, ऊपर वाला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना था, ये फाइलिन प्रोटीन से बना है। ऑन द सरफेस ऑफ मैनी जी बैक्टीरिया, बहुत से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये जी नेगेटिव बैक्टीरिया है, ऊपर भी जी लिखा हुआ था यहाँ, जी नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो जी नेगेटिव बैक्टीरिया के 10 से 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग थिन इसके ऊपर होते हैं। इसका फंक्शन है ऑर्गन ऑफ एडहेशन एंड हेल्प बैक्टीरिया टू कॉलोनाइज टू द होस्ट सेल। तो बेसिकली अगर मेरे, जिस तरह ये मेरे हाथ हैं, इस तरह इसके पिलाए समझ लो इनके हाथ हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह किसी भी बॉल पे अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके उन्होंने करना है, तो ये इंटेस्टाइन के साथ अटैच किसके थ्रू होंगे, थ्रू पिलाई, इस तरह के पिलाए होंगे, वो जाकर इनके साथ अटैच कर देंगे। और कॉलोनाइज का मतलब होता है कि वहां जब एक बार वो अटैच हो गया, अब वो दो में डिवाइड होगा, दो के चार होंगे, चार के आठ होंगे, ठीक है। और इस तरह वो बढ़ते जाएंगे जब तक वो अटैच रहेगा। अगर वो अटैच ना होता तो हो सकता है फ्लश आउट हो जाता, ठीक है। वो अटैच रहा तो इसकी वजह से उसने कॉलोनाइज किया। तो पिलाए जो है वो एडहेशन में और उसको कॉलोनाइज करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पिलाए की टाइप्स हैं। पिलाए बेसिकली हैव टू टाइप्स। इसके अंदर जो पहला है दैट इज कॉमन पिलाए, ये शॉर्ट होते हैं एंड अबंडेंट होते हैं, यही वो पिलाए हैं जो कि उसको मतलब छोटे छोटे होंगे और चारों तरफ होंगे, ठीक है। ये उसको कहीं अटैच करने में हेल्प करेंगे कि वो अटैच आउट हो जाए, वो कहीं जुड़ जाए, ठीक है। तो उस केस में ये उसको हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास जो है दूसरे पिलाए आते हैं, दैट आर सेक्स पिलाए। स्मॉल नंबर 1 to 6, एक से लेके 6 तक ये हो सकते हैं। वेरी लॉन्ग, ये लंबे होंगे, नंबरों में थोड़े होंगे लेकिन होंगे लंबे लंबे। ये छोटे हैं लेकिन हैं ज्यादा। हेल्प इन कॉन्जुगेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए, और ये बेसिकली दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। यानी कि जो प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया जाना था, दैट विल बी ट्रांसफर थ्रू सेक्स पिलाए, ठीक है। तो ये दो तरह के पिलाए इनके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है बेसिकली, स्पोर्स इज समथिंग, आपने पढ़ा तो होगा लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्पोर्स इज समथिंग जिसको आप कहते हो कि
कोई ऐसी चीज जो रेजिस्टेंट है, जो चीजों को करने मतलब हार्मफुल इन्वायरमेंट में उसको स्टोर रखती है, सेव करके रखती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या सिनेरियो होता है कि बेसिकली resistance resting stages formed during adverse environment. Just a minute. Okay, so we have the next part is के spores क्या होते हैं? तो basically spores जो हैं, these are highly resistant resting stages formed during adverse environment. बेसिकली क्या होता है कि फर्ज कर लो अगर स्पोर्स उसने बना दिए या जिसने नेक्स्ट जनरेशन देनी है, अब बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, बच्चे कमजोर होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें चाहिए होता है कि हम इसको रेजिस्टेंट केयर, प्रॉपर केयर, जिसमें एक छोटा सा बच्चा उसको एक कंबल दे के चादर दे के तो उसको प्रॉपरली उसको पैक करके रखा जाता है कि जब तक एक अच्छा इन्वायरमेंट ना आ जाए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट ना आ जाए, जब तक इसका सूटेबल इन्वायरमेंट ना आ जाए, हम इसको निकालें ना। सही है, तो तब तक वो इन्वायरमेंट को प्रॉपरली स्टोर किया जाए। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी यही होता है। स्पोर्ट्स बेसिकली समथिंग, स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि जो कि प्रोड्यूस होती है और देन वो क्या करती है कि वो आगे उनको लेके चलती है कि नेक्स्ट जनरेशन जो बनी है वो स्पोर्ट्स से चलेगी। तो अब स्पोर्ट्स जो है वो कैसे चलेंगे आगे कि स्पोर्ट हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज फॉर्म ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरनमेंट। ये ऐसी स्टेज होती है कि स्पोर्ट्स बन गए, स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो इसके काइंड ऑफ ऐसी चीज है जिसको आप बीज समझ लो कि वो लगेंगे गिरेंगे कहीं और देन वो क्या करेंगे, अगली जनरेशन चलाएंगे। ठीक है, तो दीज आर हाईली रेजिस्टेंट स्टेजेस और इनके इर्द गिर्द क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और ये अब ग्रो नहीं करते। ये 100 साल तक वो कहते हैं कि ये पड़े रह सकते हैं, मतलब जब तक इनको नहीं लगेगा कि हमें अब फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या है स्पोर्ट का, पहले वो समझ लो। वाटर, फूड, हीट ना हो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड ना हो, तो इस तरह के जो नॉर्मल फेवरेबल इन्वायरमेंट है, जैसे उनको डिटेक्ट होगा कि इन्वायरमेंट प्रॉपर आ गया, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, इन्वायरमेंट ठीक है, मौसम बराबर का चल रहा है, फौरन से ये क्या करेंगे, अपने आप को ग्रो कर लेंगे, अपने आप को स्पोर्स को खत्म करें, मतलब अपने जो रेजिस्टेंस स्पोर्स है उसको खत्म करके तो अपना स्ट्रक्चर जो है अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंट सेल हैंड कॉल्ड एंडोस्पोर। ये पेरेंट सेल के अंदर बनते हैं और इनको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं, फॉर्म बाय बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडिया एंड बैसिलस। और कुछ बैक्टीरियल टाइप्स हैं लाइक क्लोस्ट्रीडिया है, बैसिलस है, ये इसको प्रोड्यूस करती हैं। स्पोर्स इज काइंड ऑफ जो एक न्यू जनरेशन बनाना। बाइनरी फिशन भी इसी तरह का एक मेथड है, लेकिन उसके अंदर दो टूटते हैं, एक दो अलग होते हैं। इसके अंदर स्पोर बनते हैं जिसमें नए डॉटर सेल दिए जा रहे हैं ना, जो कि रेजिस्टेंट होंगे, जो एक इन्वायरमेंट के बाद जाके एक प्रॉपर, एक टाइम के बाद एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में जाके ग्रो करेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग स्पोर। नॉन फेवरेबल इन्वायरमेंट जब होता है तो फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम बिटवीन नेसेंट स्पोर एंड रेस्ट ऑफ द सेल। बेसिकली नेसेंट स्पोर कहते हैं न्यू जो छोटा सा स्पोर बनता है उसको आप लेके चलते हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, क्या होगा अगर ये मुझे पिक्चर ब्लर ना होती तो यहाँ पे शो हो जाएगी, ये देखो। आई होप कि ये हल्की फुल्की समझ आ रही होगी। ये आ गई। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्या था, सेल था। इस सेल को हमने
ये सिंपल सेल है, इसके अंदर क्या बना, सेप्टम। सेप्टम कहते हैं कोई भी लेयर। मैंने अभी आपको लास्ट टाइम जब मैंने बोल्स और यीस्ट पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि इसके दरमियान में एक लेयर बनती है। इस तरह के पास बैक्टीरिया तो उसके दरमियान में एक लेयर बनेगी। अच्छा, इस लेयर के अंदर जो एक ये लेयर बनेगी, उसके बाद क्या होगा, स्टेज है अर्ली स्पोर डेवलपमेंट। ये लेयर जो है वो इसका स्पोर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट बननी होगी। ठीक है, और उसके बाद एक पूरा गोल स्ट्रक्चर बन गया, अंदर पूरा एक गोल स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया। और अब स्पोर विद गोल स्ट्रक्चर, ये स्टेजेस इसकी बनी हुई स्पोर मेच्योरेशन एंड मेच्योर सेल लाइसिस। पिछला सेल क्या होता है, खत्म हो जाता है और नया स्पोर बन जाता है। ठीक है, तो ये एक सेल से नया इसी तरह बन जाएगा, स्पोर बनता गया। ये हो गया स्पोर जो है वो उसके इर्द गिर्द जो कोट है, जो प्रोटेक्टिव कोट है वो बना। और उसके बाद जब पुराना सेल क्या हो गया, वो खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये इसकी स्टेजेस हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि पहले सेप्टम बनता है, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कॉपी होगा, एक इधर रह जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। ड्राइंग ऑफ स्पोर कंटेंट, बाकी जो उसके स्पोर के अंदर देखो, ह्यूमिडिटी, वाटर जितना ज्यादा उतने ज्यादा उसके चांसेस हैं कि वो खराब हो सकती है चीज। सही है, तो स्पोर के जितने कंटेंट उनको ड्राई कर दिया जाता है। जैसे सूखा दूध है, जितनी मर्जी देर रखते हो, 2 2 3 3 मतलब उसकी साल की गारंटी होती है। वैसे दूध एक दिन नहीं चलता, ठीक है, अगले दिन खराब हो जाता है। ठीक है, तो जिसको ड्राई आउट कर लेते हैं। लाइंग ऑफ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग बनती है मेच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ स्पोर, और उसके बाद स्पोर मेच्योर होके क्या आता है, रिलीज हो जाता है। जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट आता है, वो कॉन्टेंट रिहाइड्रेट करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब, जैसे उसको मतलब कोई नहर के पास जाके वो स्पोर गिर गया, ठीक है, तो उसको लगा वाटर भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अपने आप को दोबारा से ग्रो आउट कर लेगा। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो खत्म हो जाएगी, और देन इट विल मल्टीप्लाई, देन गो ऑन टू गिव जनरेशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके तो वहां पर क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। कैन रेजिस्ट, व्हाट इट कैन रेजिस्ट, जो एक स्पोर है वो हाई लो टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, इन सारी चीजों को वो क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, इनके खिलाफ मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट फाउंड सम बैक्टीरिया स्पोर्स इन एम्बर और सॉल्ट डिपॉजिट फॉर 25 मिलियन ईयर्स। उसने कहा कि 25 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख साल पहले के स्पोर्स फाइंड किए गए हैं। ठीक है, 2 करोड़ 50 लाख साल पहले के स्पोर्स जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं, किसमें, एम्बर और साल्ट डिपॉजिट, यानी कि ये जो नमक की कानें होती हैं उनके अंदर 2 करोड़ 50 लाख साल पहले के स्पोर्स मौजूद हैं, एंड दे आर रेजिस्टेंट, स्टिल रेजिस्टेंट। सही है, example of smoke forming bacteria are like anthracis, anthrax and cirrus are from genus Bacillus class Firmicutes. 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 Cutes. Wow, cute. Firmicutes and genus Bacillus क्लास फर्मिक्यूट्स है, जीनस बैसिलस है। उसकी आगे दो उसने स्पीशीज बताई हुई हैं, एंथ्रेसिस एंड सीरस। ठीक है, तो ये जो है ये उसके अंदर जो है वो स्पोर फॉर्मिंग एग्जांपल्स हैं। इफेक्ट ऑफ एंडोटॉक्सिन, दे आर कॉज ऑफ 5% ऑफ फूड पॉइजनिंग। जो दुनिया के अंदर जितनी भी फूड पॉइजनिंग हो रही है, फूड पॉइजनिंग की बेसिकली खाना खाने की वजह से कोई मसला आ जाना, कोई इश्यू आ जाना, उसके अंदर फूड पॉइजनिंग के अंदर वो क्या कहते हैं कि 5% कॉज कौन है, एंडोटॉक्सिन। यानी कि एंडोटॉक्सिन आता है कॉज ऑफ 5% फूड टॉक्सिन। क्यों, किस तरह, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी है टेटनाई, एक पूरी स्पीशी का नाम है क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम की एक स्पीशी है टेटनाई, वो कॉज करती है टेटनस। परफ्रिंजेंस जो है एक, वो गैंग्रीन को कॉज करती है। गैंग्रीन क्या होता है, पिक्चर शो करा, ये देखो, देख रहे हो, जो टिश्यूज के जो है ना, यहाँ से टिश्यू को खून की सप्लाई जिस तरह बंद हो गई है, सही है? उसके बाद क्या होता है कि ये पार्ट को खून नहीं जाता, वो ब्लैकिश पार्ट हो जाते हैं। लुक एट दिस, डैमेज हैज स्टार्टेड। इससे ज्यादा मैं मजीद नहीं दिखाऊंगा, अजीबोगरीब पिक्चर है। लेट्स सी, तंग कर रही है कोई चीज को, इसको देखें क्या है इसके अंदर। ओके, तो इस तरह क्या हुआ, वो ब्लर सारा खून की सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई, उसकी वजह से वो क्यों नहीं हुआ। लोकलाइज डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू की डेथ हो जाती है, क्यों, क्योंकि खून की सप्लाई नहीं सही जा रही। बोटुलिनियम एक बैक्टीरिया, ये कॉज करता है बोटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग फ्रॉम इम्प्रॉपरली कैंड फूड। बोटुलिज्म क्या होता है कि इम्प्रॉपरली जो कैंड फूड होते हैं, ऐसे फूड जो कि प्रॉपरली कैंड नहीं हुए होते, जिनकी प्रॉपर कैनिंग नहीं होती, कैंड फूड होते हैं ना, तो उनके अंदर जो है बोटुलिनियम ग्रो कर जाता है। बोटुलिनियम जो है ये बोटुलिज्म का कॉज है। प्रॉपर्टीज ऑफ द बैक्टीरिया, प्लेयोमॉर्फिज्म, ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल,
हर तरह का, हर डिफरेंट सेल दूसरे से अजीब, डिफरेंट इन साइज होगा, डिफरेंट इन शेप होगा। ठीक है, तो ये होता है प्लियोमॉर्फिज्म। इन इन्वोल्यूशन फॉर्म swollen and aberrant form in aging culture especially in the presence of high salt concentration। ये अपनी जो है ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म बना लेता है एजिंग कल्चर। एजिंग कल्चर होता है बढ़ते हुए, जो पुराने कल्चर हो जाते हैं उनके अंदर एक स्वेलन और एबरेंट फॉर्म बन जाती है, स्पेसिफिकली अगर देयर इज सम काइंड ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन उसके अंदर है सॉल्ट की, तो उसके अंदर फिर ये अपनी एक स्पेसिफिक फॉर्म बना लेता है, जिसको आप कहते हो कि वो आपके स्वेलन एंड अबेरेंट फॉर्म। अबेरेंट क्या होती है? अबेरेंट बेसिकली होती है कि जो नॉर्मल से डिफरेंट हो, लाइक स्टैंडर्ड से, अब नॉर्मल लिखा हुआ है उसमें, स्टैंडर्ड से जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, जो स्टैंडर्ड से डिफरेंट होती है तो वो अबेरेंट आती है। ये देखो, यहाँ देख रहे थे सिनोनिम, डेविएंट है, अनयूजुअल है, अनोमलस है, पेक्यूलियर है, तो ये सारी। कॉज डिफेक्टिव सेल वॉल सिंथेसिस, इसका इसका कॉज क्या है? डिफेक्टिव सेल वॉल सिंथेसिस। बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी, बेसिकली हम बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट बेसिस पे उनको नाम दे सकते हैं। तो पहले इसकी क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, अ ब्रांचिंग ट्री लाइक अरेंजमेंट विद वन कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच लेवल। तो हम इसकी पिक्चर जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता जाता हूँ, फाइलोजेनेटिक, लाइक एक जिस तरह दरख्त बनता है ना, तो बेस में जो है वो अब्बा जी होते हैं, और देन ऊपर जो है उसकी आगे प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें ये हमारी आ रही हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। तो उसने नीचे से बताया कि नीचे से सारे कॉमन है, कॉमन रीजन है, उसके बाद ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है, और इनकी जब आगे आगे टाइप्स बनती जाती हैं, एक्विफायर, एक्विफैक्स अलहदा हो गया, डिप्लोमेनाइड है, इस तरह करके ये साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिया बैक्टीरिया, स्पाइरोचीट, तो इस तरह ये डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। सही है, ये मैंने बताया भी था कि आपके पास आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, और यूकैरियोट्स के लिए रेड लाइन है। तो ये इस तरह बेस उन्होंने एवोल्यूशन एक ही दी है, यहाँ से ये आर्किया चले गए, और ये जो है वो बैक्टीरिया की क्लास चली जाती है। तो इस तरह क्लासिफाई किया जा सकता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में जेनेटिकली रिलेट करते हैं, तो उनको एक क्लास में रख दिया। दो दूसरे आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनको एक क्लास में कर दिया, और तीसरों को एक क्लास में कर दिया। एंड इंटर स्पीशीज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ये इंटर स्पीशीज क्लासिफिकेशन है स्पीशीज के दरमियान, एक स्पीशीज ये है दूसरी वो है, उन दोनों के दरमियान में आपने क्लासिफिकेशन करनी है, तो उसकी डिफरेंट जो है वो बेसिस हो सकती हैं, जिनके अंदर बायोटाइप्स हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर क्लासेस बना लो, एंटीजेनिक फीचर्स की बेस पर क्लासेस बना लो, या बैक्टीरियोफेज सस्पेक्टिबिलिटी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन बना लो। व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज इज समथिंग जो कि बैक्टीरिया जो होता है उसके खिलाफ, जिसमें एक वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे काम करेगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। तो बैक्टीरिया फेज सस्पेक्टिबिलिटी, कौन कितना सस्पेक्टेबल है बैक्टीरिया फेज से, या कौन किस बैक्टीरिया फेज कौन सक्सेसिबल है। जिस तरह कि ये वाला जो बैक्टीरिया फेज है, ये इस तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं, या ये जो हमारा ये वाले इस तरह ये जो 4-5 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, ये इसके लिए ये बैक्टीरिया फेज ए है। ये जो 5, 6, 7, 8 नंबर वाले बैक्टीरिया, इनके लिए बैक्टीरिया फेज बी है। तो बी वालों को अलग कर देंगे, ए वालों को अलग कर देंगे। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है कैजुअल नेम और साइंटिफिक नेम की बेस पे भी होती है। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, नहीं ये क्लासिफिकेशन है, और ये इसका नॉमेनक्लेचर था बेसिकली। कैजुअल नेम होते हैं, कुछ लोकल नाम यूज किए जाते हैं बैक्टीरिया के, जैसे हम कहते हैं टाइफॉइड, टाइफाइड बैसिलस। ठीक है, और ये जनरली कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। हम टाइफाइड बैसिलस कहते हैं, अमेरिका वाले कुछ और कह रहे होंगे, इंग्लैंड वाले कुछ और कह रहे होंगे। और जो साइंटिफिक नेम है वो ओवरऑल वर्ड में एक ही चलता है, वन नेम ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड्स का एक नाम होता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है, जैसे साल्मोनेला टाइफाइड। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। पूरी दुनिया में जिस भी साइंटिस्ट को जाके साल्मोनेला टाइफाइड बताओगे, ही विल नो यू आर टॉकिंग अबाउट टाइफाइड बैसिलस। ठीक है, लेकिन टाइफाइड बैसिलस पाकिस्तान में हो सकता है जाना जाता हो, अमेरिका में ना जाना जाता हो, तो इसके जो है वो डिफरेंट नाम डिफरेंट लोकेशन के मुताबिक होते हैं। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। अब मेजरमेंट्स के अंदर क्या होता है कि मेजरमेंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर है, और एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम कहते हैं 1 × 10⁻⁻⁻। या आप 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हो कि ये स्मॉलर यूनिट्स होते हैं टू मेजर द लेंथ। ठीक है, तो इसके लेंथ को मेजर करने के लिए आपको -10 के लेवल तक जाना पड़ता है।
आगे आगे ये स्ट्रेनिंग स्ट्रेनिंग जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, और ये एक लेक्चर के अंदर हमारी कवर हो जाएगी। इसके अंदर मैं ओवरव्यू देता जाऊँ। हमारे पास सिंपल स्ट्रेनिंग है, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग है, ग्राम स्ट्रेनिंग आती है। ग्राम स्ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट वन। एंड देन वी हैव एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग, एल्बर्ट स्ट्रेनिंग फॉर सी डिप्थीरिया। एंड देन ये हमारा बैक्टीरियोलॉजी जो है ये पूरा का पूरा हो जाएगा 75 स्लाइड्स के, ये 5 पेज बने हैं, ठीक है। तो इफ यू विल एबल टू लर्न दिस 5 पेजेस, दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल नाउ, एंड Allah Hafiz till the next lecture.